नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, एक ऐसा शो जहां पर हम आपको बताते हैं कि आपकी आर्थिक लक्ष्य की जो गाड़ी है वो किस राह से आपको गुजारनी है। यानी आपके लिए सही निवेश विकल्प का चुनाव करने में हम करते हैं आपकी सहायता और आपको बनाते हैं आत्मनिर्भर आपकी आर्थिक प्लानिंग के लिए। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपको अपने इनकम टैक्स में 5 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे होम लोन लेकर टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं। पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और एनपीएस में मिनिमम डिपॉजिट क्यों जरूरी? क्या मिनिमम अमाउंट जमा ना करने से आपका अकाउंट डीएक्टिव हो जाएगा और भरनी पड़ेगी पेनल्टी? बताएंगे आपको आज। करियर में ब्रेक चाहिए तो पहले बताएं फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी। एक्सपर्ट से जानेंगे सधी हुई फाइनेंशियल रणनीति की बारीकियां। और साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। अगर आपका भी सवाल इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी, टैक्स से रिलेटेड है तो अपना सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। याद रहे, इस नंबर पर अपने सवाल लिखित रूप के साथ साथ आप वीडियो के रूप में भी भेज सकते हैं। वीडियो अपने सवाल का शूट करें और इस नंबर पर अपलोड कर दें। बहुत ज़रूरी है जब भी आप कोई फाइनेंशियल रणनीति अपनाएं, किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को अपनाएं तो उसमें टैक्स का एंगल क्या है समझना बहुत ज़रूरी है। अमूमन भी आपकी कमाई से लेकर आपके खर्च तक बहुत सारे लोग जो टैक्स है उसे किस तरह से आपके पोर्टफोलियो में फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, इन तमाम बारीकियों को भूल जाते हैं, मिस आउट कर जाते हैं। तो आज शो की शुरुआत हम कुछ अहम टैक्स के मुद्दों के साथ ही करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, टैक्स एक्सपर्ट सुधीर कौशिक। सुधीर जी, स्वागत है आपका एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, जहां पर अलग अलग मुद्दे हैं टैक्स को लेकर, निवेश रणनीति को लेकर, जिन पर हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहला मुद्दा जो मुझे आज समझना है वो है ईएलएसएस का। एटीसी के तहत अगर आप इक्विटी बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम आपके बहुत काम की है। मुझे बताएं सबसे पहले कि इसमें कैसे आपको टैक्स का फायदा होता है। बाद में हम समझाएंगे दर्शकों को कि कैसे दोहरा टैक्स का फायदा आपको ईएलएसएस से मिल सकता है, लेकिन पहले ईएलएसएस स्कीम समझाएं। थैंक यू। जो ईएलएसएस है, एक तो पहले तो हम ये समझ लें कि ईएलएसएस के जो एक फायदे जानने से पहले ये 2005 में लॉन्च किया गया था। डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स ने ये बेनिफिट 2005 से दिया हुआ है। आज भी बहुत सारे लोग इसका फायदा नहीं उठा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों ने 4 या 5% पे एफडी रखा हुआ है, जबकि यहाँ पर रिटर्न जो है वो 40% तक की जाती है, 44% भी है। एक क्वांट करके फंड है। तो जब हमें एक बेहतर रिटर्न मिल सकती है अपने पैसे पर, तो सबसे पहले तो इसी चीज को ध्यान रखना है कि ईएलएसएस टैक्स सेविंग तो दे ही रहा है, वो एटीसी में आता ही है, जैसे एफडीज आती हैं टैक्स सेविंग, सिमिलरली ईएलएसएस भी आता है और ये 2005 से है एलिजिबल। तो 1.5 लाख तक आप कर सकते हो, 1.5 लाख तक। इतना पैसे को मैं क्यों कम रिटर्न्स पर रख रहा हूँ, ये हमें सबसे पहला अपने दिमाग में सवाल रखना है। और उसके दोहरे फायदे के लिए या बाकी चीजों के लिए बाद में, कि मैं 4% की जगह 44% पे क्यों नहीं पैसा लगा सकता। और ये सच है, अगर आप देखोगे तो डाटा, ये सबसे अच्छी वाली रिटर्न बता रहा हूँ मैं, लेकिन ऑन एन एवरेज भी 15 से 20% की रिटर्न ईएलएसएस में आती है। तो सबसे पहले तो ईएलएसएस में हाईएस्ट रिटर्न्स हैं, इसलिए इसको अपनाना चाहिए। हर एज के लिए हम रिकमेंड करते हैं, हम ऐसा नहीं कहते कि ये आपको यंग हो तो करना है, ओल्ड हो तो, क्योंकि इसमें 3 साल की जो एक सबसे शॉर्टेस्ट जो हम कहते हैं लॉक इन है। अब लॉक इन का मतलब है कि मैं 3 साल तक इससे पैसा नहीं निकाल सकता, 3 साल तक पैसा नहीं निकाल सकता, लेकिन उसके बाद निकालूंगा तो मुझे कैपिटल गेन होगा। लेकिन उसमें मुझे जो टैक्स है, क्योंकि मेरा 1 लाख तक जो कैपिटल गेन है, अगर वो लॉन्ग टर्म है और वो लिस्टेड म्यूचुअल फंड या लिस्टेड इक्विटीज पर है, तो वहां पर मुझे कोई 1 लाख तक पर पैन, अगर मेरे घर में 5 लोग हैं तो मैं 5 लाख तक का फायदा उठा सकता हूँ। अगर मेरे बच्चे की एज 18 साल से ज्यादा है, ऐसे मेरे पेरेंट्स हैं, मैं सबके नाम से ऐसे ऐसे 1-1 लाख रुपए का फायदा उठा सकता हूँ। तो इतना टैक्स बेनिफिट हर इंडिविजुअल को है। तो रिटर्न ज्यादा है और 1 लाख तक का जो आप दोहरा बेनिफिट कह रहे हैं वो इसमें अवेलेबल है।
क्योंकि आप इसको 3 साल बाद जब बेचोगे तो उस पर जो 1 लाख तक का जो गेन है उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो ये आप उसको सर्कुलेट करके फिर से ईएलएसएस में इन्वेस्ट करोगे और 80C में फिर से बेनिफिट ले सकते हो 3 साल के बाद, बीच में नहीं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल, लेकिन ये फायदा बिल्कुल अवेलेबल है, हर किसी इंडिविजुअल को अवेलेबल है जो हमारे देश में सिटीजन है उनको, ये अगर वो 80C का बेनिफिट लेते हैं। अब 80C का बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा जिन्होंने न्यू टैक्स रेजिम चुन लिया है, क्योंकि उन्होंने तो कहा कि हमें कम टैक्स देना है और सेविंग्स की जरूरत नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये बेनिफिट नहीं है। या जिनकी सैलरी वगैरह की अदर इनकम नहीं है, सिर्फ कैपिटल गेन है, यही बेचा है और यही खरीदा है, ईएलएसएस या कोई और कैपिटल गेन है, तो उनको भी ये डिडक्शन नहीं मिलती है। तो 2 कैटेगरी ऐसी हैं जिनको ईएलएसएस का 80C का बेनिफिट नहीं मिलेगा, न्यू रेजिम और जिनको लॉन्ग टर्म या जो कैपिटल गेन है उससे इनकम है। हमें सैलरी से इनकम होनी चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी से या अदर इनकम जी। होनी चाहिए, तब हमें ये फायदा मिलता है। तो ये इतना फायदा है। एक सिंपल छोटी सी चीज मैं लोगों को बता देता हूँ, पैसा डबल करने का हमारे यहाँ सबको मन करता है, डबल हो जाए। तो अगर मैं 18% की रिटर्न ले रहा हूँ तो मुझे 4 साल में डबल होता है पैसा, और अगर मैं 4% की ले रहा हूँ तो 18 साल में होता है। 72 का होता है फॉर्मूला, 72 को डिवाइड कर दो, 72 को डिवाइड कर दो, जो रिटर्न आपको मिल रही है उतने सालों में आपका पैसा डबल हो जाए। ये बड़ा साधारण सा थंब रूल है, इसको फॉलो करोगे तो आसान होगा, इसमें अट्रैक्टिव रिटर्न्स हैं। आप सवाल पूछिए प्लीज। लॉक इन क्यों होता है ईएलएसएस में? देखिए, सरकार के पास जो बेनिफिट देती है उसकी कुछ तो मंशा होती है। लॉक इन के 2 फायदे, एक तो टैक्स पेयर को ही है कि इक्विटी ऐसा भी नहीं है कि आप आज खरीदो और कल बेच दो, क्योंकि थोड़ी वॉलेटिलिटी होती है इसमें। तो कुछ लंबे समय के लिए जितना हम करते हैं, 3 साल से भी ज्यादा भी रखते हैं लोग पैसा, जरूरी नहीं होता कि आप 3 साल बाद बेच ही दो। लोगों ने 5 साल 10 साल भी कंटिन्यू किया है क्योंकि अच्छी रिटर्न्स आ रही हैं और मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तो वाई शुड आई विड्रॉ, मैं क्यों अननेसेसरी अपनी टैक्स में एक और बढ़ोतरी करूं या उसको डिक्लेयर करूं, उस पैसे को वहां पर भी कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरा, लॉन्ग टर्म में ये फायदा होता है जब हम इक्विटी में सिप के थ्रू करते हैं, तो हमें धीरे धीरे पैसा जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो वॉलेटिलिटी या जो रिस्क होता है मार्केट का, वो बिल्कुल ना के बराबर आ जाता है। अगर हम एक दिन पैसा इन्वेस्ट करें, आज मार्केट बढ़ी हुई थी, मैंने महंगा खरीदा और कल मार्केट डाउन हो गई, मेरे पैसे को तो कल ही नुकसान हो गया। तो इसलिए इसको धीरे धीरे और 3 साल इन्वेस्ट करने से, उसमें लगे रहने से मार्केट में पैसा रिटर्न्स आती हैं। ये 3 साल के बाद, 3 साल हाँ के जी। बाद अगर किसी को पैसे निकालने हो तो एक साथ पूरी रकम निकालने पर किस तरह से टैक्स मिलेगा? या अगर आप एक मुश्त निवेश कर रहे हैं तब तो देखिए 3 साल पूरे हो ही जाएंगे आपके इन्वेस्टमेंट को, अगर आपने एक साथ राशि डाल रखी है। एसआईपी करेंगे तो आपको हर एसआईपी को 3 साल देना होगा। तो ऐसे में अगर कोई एसआईपी से निवेश करता है और 3 साल के बाद पैसे निकालता है तो किस तरह से टैक्स गिना जाएगा? हर एक एसआईपी के हिसाब से समझाएं। हर एसआईपी को 3 साल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं 3 साल बाद सारा एसआईपी का पैसा निकाल लूंगा और वो टैक्स फ्री हो जाएगा और वो मेरे को लिक्विड भी है, नहीं। पूरे 3 साल हर इन्वेस्टमेंट को होनी है। अगर मैंने 5,000 रुपये महीना या 10,000 रुपये महीना किया है, उस 5,000 को पूरे 3 साल, ऐसे ही जो मार्च तक हुआ वो अगले 3 साल मार्च में, उसके बाद ही निकाल सकते हो आप, तब टैक्स फ्री है। तो अब आपका 80C बेनिफिट रहेगा। अगर आपने उससे पहले विड्रॉ किया तो आपका 80C बेनिफिट विड्रॉ हो जाता है, उस साल में वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसलिए इसको निकालने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इसको बल्कि आप अगर कोई घर खरीदना चाहते हो या कोई गाड़ी खरीदना चाहते हो, उसके लिए डाउन पेमेंट वगैरह के लिए जब हम चाहते हैं कि पैसा कहाँ रखें, इससे अच्छा क्या है, आपको हाई रिटर्न है, 3 साल बाद पता ही है कि पैसा मुझे मिल सकता है, तो आज से धीरे धीरे जोड़ेंगे और वो आपके काम आता है 80C में। अच्छा, हम यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे ईएलएसएस में आपको टैक्स का डबल फायदा हो सकता है। शुरुआत में आपने कहा कि जो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है वो ही आप निवेश कर सकते हैं ईएलएसएस में। इस तरीके को थोड़ा सा हमको समझाएं। मान लीजिए आपके पास एक ईएलएसएस स्कीम है, उसमें 3 साल पूरे हो गए हैं, बाकी अब निवेश करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो हमें ईएलएसएस में से ही वो पैसे मिल जाएंगे। लेकिन वो कैसे मिलेंगे? कितने का निवेश करना होगा कि मुझे लगभग 1 लाख का प्रॉफिट हो, वो मैं दिखा सकूं और वो मैं निकाल सकूं एक मुश्त तरीके से और एसआईपी के जरिए से? देखिए, अगर मेरे को ये पता है कि 18% में अभी 20%, एक आसान करने के लिए 10% किसी चीज को मानना पड़ेगा कि सपोज मुझे 20% की रिटर्न मिलती है, कि हम ये मान लेते हैं, ऐसा है ना। सबको जरूरी नहीं 20 मिले, किसी किसी को 10 होगी या कम भी हो सकती है, क्योंकि अगर आपने सही म्यूचुअल फंड का चुनाव नहीं किया ईएलएसएस का तो कम होती है। और सबसे अच्छे वाले की 30-40 हो सकती है, हर एक फंड की 30-40 नहीं होती, तो फंड का सिलेक्शन भी ठीक से करना हो। तो अगर 20% है तो मैंने 5 लाख रुपए अगर मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है और वो निकालूंगा तो मुझे 1 लाख का गेन होगा।
तब भी तो टैक्स नहीं लगेगा, 20% मैंने माना तो। लेकिन मुझे 5 लाख निकालने नहीं है, क्योंकि मुझे इन्वेस्ट तो 1.5 लाख से ज्यादा करना ही नहीं है। हम्म हम्म तो फिर 1.5 लाख भी निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी कोई और जरूरत है टैक्स सेविंग के अलावा, तो मैं पूरे 5 लाख भी निकाल सकता हूँ और मुझे कोई टैक्स नहीं लगेगा। हम्म सिप। तो वो जहां तक रही बात वो सिप की, तो हम्म आजकल इतने ब्रोकर्स हैं, उन्होंने अच्छे से सॉफ्टवेयर बना दिए हैं, क्योंकि डिजिटल जमाना आ गया है। उसमें सब कुछ एक्चुअली दिख रहा होता है कि मैं इतना पैसा निकालूंगा तो मुझे कितना। आम आदमी को कैलकुलेट करेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हर महीने का हिसाब रखना और फिर उसके हिसाब से उसके क्वांटिटी को, फिर उसके प्राइस को देखना। तो ज्यादा अच्छा है कि सॉफ्टवेयर जहां पर है, या फिर किसी एक्सपर्ट्स की मदद भी ले सकता है। नहीं तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में साफ साफ दिखता है कि अगर मैंने सिप के थ्रू इन्वेस्ट किया है, आज मैं इतना पैसा निकालूंगा तो कितना टैक्स लगेगा, और 1 लाख तक एक व्यक्ति के लिए। चलिए, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप टैक्स सेविंग के लिए निवेश जब करें तो उसके लिए अतिरिक्त राशि का बंदोबस्त करें, बचत करें, या उसके लिए आप अलग से निवेश करें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हो तो आपके लिए किस तरह की सुविधाएं हैं उस पर बात करते हैं। भारत सरकार होम लोन लेने पर आपको टैक्स में अच्छा खासा छूट देती है। अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपको अपने इनकम टैक्स में 5 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। आज हम इसी पर बात करेंगे। सेक्शन 80C और सेक्शन 24B के अलावा कैसे सेक्शन 80EE के जरिए अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए पर टैक्स छूट का लाभ आप उठा सकते हैं। तो बताएं सुधीर जी, किस तरह से पहली बार जो घर खरीद रहे हो उनके फायदे क्या हैं टैक्स के लिहाज से? तो उसमें जैसे जो हमारा 24B है, जो सबसे कॉमन है जब हम नया घर खरीदते हैं, उसमें कुछ बातों का ध्यान ध्यान से मतलब करने हैं। क्योंकि लोग अंडर कंस्ट्रक्शन घर खरीदते हैं, सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है। जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन घर खरीदते हो तो उस पर डिडक्शन जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है तब तक नहीं ले सकते हो आप। तो ये तो वहीं पर लोग 4-5 साल तक वो पैसा दे रहे होते हैं, ना तो घर में रहते हैं तो किराया भी देते हैं, तो डबल नुकसान, ईएमआई भी दे रहे हैं और टैक्स बेनिफिट भी नहीं। तो इसलिए सबसे पहले तो कोशिश करें कि अंडर कंस्ट्रक्शन घर से थोड़ा सा इमोशंस कम रखें, फाइनेंशियली सोचें कि मेरा कितना नुकसान है। और अगर मैंने उसको घर को किराए पे भी देना है, तब भी मुझे किराया भी उसी दिन मिलेगा जब वो घर तैयार हो जाएगा। तो मुझे पैसे से सुख चाहिए या दुख? दुख इसलिए आता है क्योंकि 4-5 साल तक आप उसके पीछे लगे रहो, वो घर मिलेगा नहीं। दूसरा, उसमें कोई अड़ोसी पड़ोसी कौन आएगा, कब मॉल खुलेगा, कब उसका एयरपोर्ट का अनाउंसमेंट होगी, कब आसपास कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, हॉस्पिटल आएगा। इसलिए वो इन्वेस्टमेंट देखने में तो लगता है कि 10 गुना हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी, लेकिन पैसे का सुख जो है शायद वो स्ट्रेस में बदला हमने काफी देखा है। तो सबसे जरूरी चीज है रेडी पोजीशन वाले घर की तरफ आकर्षित हूँ। दूसरा ये है कि जब मैं लोन ले रहा हूँ तो अपनी ईएमआई को इस तरह से स्ट्रक्चर करूँ, थोड़ा सा लोग ना प्रीपे करना चाहते हैं, क्योंकि जब मेरा टैक्स बेनिफिट मुझे मिलना है 60 साल तक, 70 साल तक, तो वो प्रीपे करने का एक लोगों को लगता है भाई मैं एफडी में पैसे रखे या उसकी जगह म्यूचुअल फंड में पैसा रखो। और लोन पे मुझे अगर 7-8% पे पैसा मिल रहा है और 30% का टैक्स बेनिफिट भी है, तो मैं तो कहूंगा कि हमें ऐसे कॉस्ट एडवांटेज देखना चाहिए कि मेरी नेट कॉस्ट जो है होम लोन की, सपोज करो 5% है और मेरे को म्यूचुअल फंड में 15% मिल रहा है। ये सिंपल है मैथ। तो अगर मैं इसको 10 साल 15 साल कंटिन्यू करूंगा तो मेरी वेल्थ में कितना फर्क पड़ेगा। और ये होम लोन उनको मिल सकता है जिनके पास नौकरी है, सेहत है और उम्र है। जब हमारे पास ये तीनों चीजों में से कोई भी चीज मिस होगी तो उसको होम लोन मिलेगा ही नहीं। तो एक तो होम लोन के लिए ये इन चीजों को जिनके पास है, इसको बोलते हैं लेवरेजिंग ऑफ योर इनकम। अपने जो आपकी आज पोजीशन है इसका फायदा उठाओ और एक वेल्थ क्रिएट करो। घर तो आप अपनी जनरेशन को भी दे सकते हो, और घर अपने आसपास देखोगे चाहे वो कम बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें एकदम पैसा डूब गया है किसी का। लेकिन हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन में रिस्क है। तो इसके ऐसे में अलावा दो चीजें मुझे समझ नहीं है, एक तो इंटरेस्ट पे किस तरह का डिडक्शन, और साथ ही आप जो प्रिंसिपल देते हैं उसमें किस तरह का डिडक्शन और टैक्स छूट, और ये कब कब आपको मिलती है? सालाना मिलती है कि एक ही बार मिलती है? क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पहली बार घर खरीदने वालों की। हाँ, जो पहली बार घर खरीद रहे हैं ना, उनके लिए भी 80C में भी मिलेगी। 1.5 लाख तक की टोटल है। अगर मेरे पास ऑलरेडी उसमें मैंने पीएफ या बच्चों की ट्यूशन फीस है या कुछ और ऑलरेडी कर रखा है तो वो ओवर जा रहा है। तो हमें ये प्लान करना होता है कि इस साल मैं पीएफ में पैसा कम डालूं, क्योंकि मुझे इंस्टॉलमेंट से बेनिफिट मिल जाएगा जो प्रिंसिपल अमाउंट से। या मेरे को बच्चों की ट्यूशन फीस है तो मैं उस हिसाब से आपस में दोनों हस्बैंड वाइफ भी देख सकते हैं कौन कहाँ पर कर सकता है। तो 80C की क्योंकि ओवरऑल लिमिट 1.5 लाख है, उसमें ज्यादा करने से कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी इसमें ये है जो 2 लाख तक का जो हमारे पास सैलरी इनकम से या किसी से भी नेगेटिव इनकम बोलते हैं उसको, हाउस प्रॉपर्टी में 24B में एडजस्ट होती है।
अब अगर मेरा घर रेंट पर है तो पहले रेंट माइनस होता है। सपोज करो मेरा 5 लाख का इंटरेस्ट आ गया लोन का 50 लाख पे या 60 लाख पे, तो मेरा 2 लाख का किराया, तो पहले 2 लाख का किराया जाएगा और वो 5 लाख के रेंट में से मेरा 30% की एक डिडक्शन भी होती है, जिसे स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं, जो हमारी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए है। तो कुल मिलाकर के अगर मेरे को 5 लाख का इंटरेस्ट मिल रहा है और घर किराए पे है, तो भी मुझे हो सकता है कोई जीरो टैक्स आए उस पर। अब जो रही बात जिसने पहली बार घर खरीदा और उसमें वो खुद रहना चाहता है, उसके लिए लोन लेना जो है 31 मार्च के तक पहले था, ATEA जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी 2023 तक की लास्ट डेट थी और उसका लोन होना चाहिए था 2022 में। तो अगर उसने लोन नहीं लिया है, पहले सैंक्शन नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो शायद अब ये ATEA का बेनिफिट नहीं ले सकता है। जिन्होंने पहले करा लिया है उनको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला मुद्दा है उन स्कीम्स का जो कि साल के आखिर में ही अमूमन लोगों को याद आती है। हम बात कर रहे हैं PPF, सुकन्या समृद्धि योजना और NPS के बारे में, जहां पर निवेश करने पर हम सबको पता है कि टैक्स छूट मिलती है। काफ़ी आम और लोकप्रिय स्कीम्स हैं ये, लेकिन यहाँ पर होता ये है कि अमूमन लोग जो है आखिरी मौके का इंतज़ार करते हैं। सुधीर जी, क्यों अच्छा हो अगर आप इनमें मिनिमम राशि जो है वो अभी ही जमा कर दें? हाँ, वो तो देखो, कोई भी जो भी हमारे पास जैसे कहते हैं ना, हमारी प्रायोरिटीज क्या है। पैसा तो अपना ही है, कमाने के लिए तो हम बहुत समय लगाते हैं, 6 दिन काम करते हैं, लेकिन कभी उस पैसे को जो बचा रहे हैं उसको ठीक से समझकर इन्वेस्ट करना, जिसे इन्वेस्ट करना कहते हैं, उस पैसे का ध्यान रखना कि पैसा मेरा ही है, उतना शायद लोगों के पास इच्छा शक्ति नहीं है और ज्ञान तो कम ही है। हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल लिटरेसी है टोटल, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं गूगल पे सब कुछ 2 मिनट के लिए तो देखते हैं, लेकिन समझने के लिए आपको 2 मिनट में चीजें समझ नहीं आ सकती। ये जो बेसिकली आपको सैलरी या इनकम तो मंथली हो रही है ना, तो आपने 100 रुपीज 500 रुपीज जो भी उसका मिनिमम है, वो तो आप वैसे ही आजकल उसमें सिप के थ्रू या इसको हम कहते हैं ECS के थ्रू कुछ करना नहीं है। एक बार उसको इंस्ट्रक्ट करना है सिस्टम को, बैंक में एक बार, फिर वो हर महीना जाएगा, तो आपका पैसा भी हर महीना इन्वेस्ट हो रहा है। ये नहीं कि वो आपका सेविंग अकाउंट में कम उस पर रिटर्न पे पैसा पड़ा हुआ है। आप ऐसी गलती कर देते हैं कि उसको ऑटोमेटिक करना चाहिए, ना कि आप उसको कि मैं करूंगा। ऐसी चीजों को कम करना चाहिए। चाहे आप NPS में कर रहे हो, हर महीना इन्वेस्ट करो, वो भी इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है, उसमें भी सिप के थ्रू करना फायदा है। इसी तरह ELSS में भी हम क्यों देर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आदत जब हो जाती है, हमारी हैबिट जब चेंज हो जाती है, उससे हमारा ओवरऑल करियर या हमारा करेक्टर बन जाता है कि ये डिसिप्लिन इन्वेस्टर है, उसको परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि उसने, और आजकल एक नॉमिनेशन की भी परेशानी आ गई है। अपने व्यूअर्स को हम बता दें, जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट में नॉमिनेशन नहीं कराया हुआ है, उनके घर वालों को पैसा मिलना शायद मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही एक शब्द होता है, क्योंकि वो ढूंढेंगे नहीं, उन्हें पता नहीं होगा, सरकार भी नहीं ढूंढ सकती है। तो ऐसे में नॉमिनेशन के लिए भी सरकार काफी पीछे पड़ी हुई है। जहां जहां इन्वेस्टमेंट है, प्लीज एक बार चेक करो कि उसमें आपने किसी को, अपने जो फैमिली है, बच्चे को या वाइफ को या किसी को नॉमिनेट कर रखा हो। तो इसमें मिनिमम बैलेंस के लिए भी मैं तो यही कहता हूँ कि आप हर महीने जब करोगे उसको थोड़ा कर दो। कभी बढ़ाना है, आपके पास कोई बोनस आ गया है, तब ज्यादा करो, वो एक अलग बात है। मिनिमम करने के लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं है। और सिर्फ तो आप 500 रुपए की भी कर सकते हो, चाहे वो ELSS में भी हो, इतना तो पैसा होता ही है, नहीं तो वो टैक्स क्यों दे रहा है। जी, ऐसे में अगर कोई भूल ही जाए मिनिमम अमाउंट निवेश करना, तो जुर्माना कितना लगेगा और क्या मिनिमम अमाउंट की राशि बाद में बढ़ जाएगी? नहीं, मिनिमम अमाउंट की राशि तो ऐसा सच नहीं बढ़ती है, लेकिन अकाउंट एक तरह का इनऑपरेटिव या डीएक्टिवेटेड समझ लीजिए। और उसको कराने की एक तो प्रक्रिया, जिसे हम कहते हैं प्रोसेस है, उसमें आपको उलझना पड़ता है। कई किसी तरह का कई कई जगह पर फॉर्म्स फाइल करने हैं, फिर से आपको अपना हो सकता है KYC ठीक से दिखाना पड़े। डिफरेंट स्कीम्स की डिफरेंट वो होती हैं। और कई बार वो जो हम कहते हैं ना कि उसमें इंटरेस्ट भी आपको, आजकल PF में तो ये हो गया कि अगर आपने ज्यादा देर तक उसको डीएक्टिवेट रखा तो आपकी इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा आपको। तो अपने पैसे को बिना ब्याज के भी थोड़ी छोड़ सकते हो आप। आपने पैसा रखा है तो मिनिमम अमाउंट से आप एक्टिवेट करिए। और अगर आपको कम करना है इन्वेस्ट, तो 500 रुपए तो कुछ मुझे नहीं लगता कि ज्यादा है, इसको तो आज ही कर देने चाहिए। मैं जुर्माने की और बाकी मिनिमम अमाउंट की, अगर मैं PPF, सुकन्या समृद्धि, NPS की बात करूं तो जी, मैं कितनी मिनिमम अमाउंट की राशि होगी, जुर्माना कितना लगेगा? जुर्माना तो मैं शायद कभी ध्यान नहीं दिया है, मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी। लेकिन 500 रुपए जो मिनिमम राशि है, वो इन अकाउंट्स में एक कॉमन सी जो अमाउंट है, उसको आप फॉलो करो। उससे तो PPF में जहां तक यहाँ पर नियम है, आपको
मिनिमम अमाउंट के साथ लगभग 50 रुपए का जुर्माना देना होगा। एनपीएस में टियर 1 में यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर में आपको 1000 रुपये जमा करने होंगे और आपको 100 रुपये जुर्माना लगेगा अगर आपने इसको नहीं किया तो। और जहाँ तक सुकन्या समृद्धि योजना की बात है, इसमें आपको लगभग कम से कम 250 रुपये जमा करने होंगे अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए, और उसके बाद लगभग 50 रुपये का जुर्माना जो है आपको अपने न्यूनतम डिपॉजिट के साथ देना होगा। कितने समय के बाद अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हो जाता है सुधीर जी? एक ही साल में अगर आपने पैसे नहीं दिए तो डीएक्टिवेट हो जाएगा, खासतौर से पीपीएफ में? हाँ जी, हाँ जी, जो अकाउंट है वो इसलिए है क्योंकि उसमें आपको हर साल ही मिनिमम डिपॉजिट देना है, यही तो शर्त है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमने तमाम टैक्स के पहलुओं को समझ लिया है और हर निवेश के विकल्प के साथ कोई ना कोई टैक्स का पहलू आता ही है जो दर्शकों को समझना बहुत ज़रूरी है, और उसको आज समझाने के लिए सुधीर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।